दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी शिप अपने टाइम की, जो कि सबसे ज़्यादा लग्जरियस और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट शिप थी। इस शिप पे उस वक्त $7 करोड़ लगे थे, जो कि आज के $50 करोड़ बनते हैं। ये इतनी सेफ थी कि लोग तो कहते थे कि ये अनसिंकेबल है, यानी डूबना इसका मुमकिन है ही नहीं। और इतनी ज़्यादा लग्जरियस थी कि इसके अंदर अपने स्विमिंग पूल्स बहुत सारे, लाइब्रेरीज, हर तरह के खाने, हर तरह के वॉशरूम्स, और ऐसा लगता था कि अगर आप इसमें जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा शहर ही एक शिप में कन्वर्ट कर दिया और उसको इस समुंदर में डाल दिया। लेकिन फिर भी अपने पहले वॉयज पर ये बहुत ही बुरे तरीके से फेल हो जाती है और समुंदर के बेड के ऊपर चली जाती है, और आज तक इसको वहाँ से निकाला नहीं जा सका। आखिर क्या थी इसकी कहानी, ये क्यों डूबी और इसको आज तक निकाला क्यों नहीं जा सका, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये शिप वाइट स्टार लाइन में एक ब्रिटिश रजिस्टर्ड शिप थी, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी ही ओन करती थी। इस कंपनी के एक बहुत बड़े शेयर होल्डर जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन थे, जिन्होंने इस खास किस्म की शिप को बनाने का आइडिया दिया। इसको नॉर्दर्न आयरलैंड में एक ख़ास इलाके में बनाया गया जिसका नाम बेलफास्ट था, यानी BELFAST, बेलफास्ट, एक ख़ास कंपनी की तरफ से, हार्लैंड एंड वोल्फ। अब जब ये शिप बनाई गई तो कंपनी के ऑफिशियल्स और ये JP मॉर्गन ने ये दावा कर दिया था कि एक्चुअली ये शिप अनसिंकेबल है, यानी कि इतनी सेफ हमने शिप बनाई है कि जो भी मुसीबत आ जाए, इसको डूबना तो इसका नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि ये शिप कभी डूब जाए। इसको एक ख़ास ट्रांस अटलांटिक पैसेज के लिए बनाया गया था, जो कि 3 कंट्रीज़ के दरमियान था, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी। अब ये न्यूयॉर्क सिटी जो है ये एक ख़ास सिटी है। एक्चुअली 2 बहुत बड़ी उस वक्त की किंगडम थी, साउथहैम्पटन और इंग्लैंड। अब ये जो 3 इलाके थे, 3 एरियाज़ थे, ये उस वक्त के सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एरियाज़ हुआ करते थे, यानी कि ये उस वक्त सबसे ज़्यादा इन्हीं से ट्रेड की जाती थी। और जो ट्रांस अटलांटिक पैसेज था इनके दरमियान, ये सबसे ज़्यादा बिजी रूट था उस ज़माने का। तो इसीलिए ये आइडिया दिया गया था कि इसके लिए एक शिप बनानी चाहिए जो कि ट्रेड में गवर्नमेंट की ख़ास किस्म की नेसेसिटीज़ को पूरा कर दे और गवर्नमेंट को प्रॉफिट पहुंच जाए। अब एक्चुअली ये जो शिप है ये ट्रेड के लिए कम और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज़्यादा बनाई गई थी, क्योंकि लोगों ने देखा कि सारे लोग इधर से ट्रेड ही कर रहे हैं, तो एक अच्छी शिप होनी चाहिए जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। और ये आइडिया पहली बार टाइटैनिक के बनाने वालों ने ही दिया था कि भाई इसको पैसेंजर्स के लिए भी बनानी चाहिए एक शिप, और इस टाइटैनिक से अगर ये बच जाती तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इसीलिए तो गवर्नमेंट में $50 करोड़ लगाने से भी गुरेज नहीं किया। सारी हाइप के बाद आखिरकार टाइटैनिक को लॉन्च कर दिया जाता है, आसमान में नहीं, समुंदर में, May 31, 1911 में। और ये ख़ास पैसेज से रवाना होती है साउथहैम्पटन से, और ठीक अप्रैल 10, 1912 को ये अपनी वॉयज को शुरू कर देती है, जो कि 2240 पैसेंजर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। यानी इतने सारे तकरीबन 2500 के करीब 2 से 2500 के करीब पैसेंजर इसके ऊपर होते हैं। और ये इसका एक क्रू जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। टोटल मिला के 2000 से 2500 लोग बनते हैं। अब अप्रैल 15, 1912 को इस शिप के कैप्टन को एक ख़ास आइसबर्ग दिखता है, जो कि एक दूर से बहुत छोटा सा आइसबर्ग लगता है। अगर आपको ना पता हो, आइसबर्ग जो है वो समुंदर से ऊपर बहुत छोटी सी एक छोटी बर्फ़ नज़र आती है, जबकि जो समुंदर के नीचे वो इतनी बड़ी होती है कि जितनी आपकी सोच है, पूरी कॉन्टिनेंट जितनी एक आइस की लेयर हो सकती है समुंदर के नीचे। अब मज़े की बात ये है कि इस आइसबर्ग से ही ये शिप टकराती है और ये 2 टुकड़ों में हो जाती है, जैसे कि कोई तेज़ छुरी और उसने इसको काटा हो, 2 टुकड़ों में टूट के ये बॉटम ऑफ द ओशन पे चली जाती है। और वहीं पर इसको बहुत सारे साल हो गए हैं, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा साल इसको हो गए हैं। तकरीबन 1500 से ज़्यादा पैसेंजर्स और क्रू को मिलाकर 1500 से ज़्यादा लोगों की जान इस एक्सीडेंट में चली जाती है। सिर्फ जो फर्स्ट क्लास सीट्स के मालिक होते हैं उन्हीं को रेस्क्यू मिल पाती है इस ख़ास वॉयज के दरमियान, बाकी सारे जो हैं वो मर जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोहे से बनी थी शिप, ये थोड़ी ना प्लास्टिक से बनी थी जो बर्फ़ से टूट गई, आखिरकार लोहे से बनी एक चीज़ बर्फ़ से कैसे टूट सकती है और कट सकती है? इसका एक बहुत ज़बरदस्त आंसर है। अगर आप अपनी फ्रिज से एक बर्फ़ निकालते हैं और सोचते हैं कि यार ये कोई लोहा काट लेगी, तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो जो एक आइस है वो उतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। वो आइस जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ की गई हो, और वो आइस जो कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ की गई हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
जो बर्फ़ आपके फ्रिज में होती है वो आपकी कोई भी लोहे की चीज़ नहीं काटेगी, बेचारी निकालते ही पिघल जाएगी। लेकिन जो इस तरह की शिप्स होती हैं, इस तरह के आइसबर्ग्स होते हैं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि बड़े से बड़ा जहाज़ भी काट सकते हैं। इसकी दो वजहें होती हैं। एक तो जितनी इंटेंस कोल्ड टेम्परेचर पे ये आइस फ्रीज़ होती है, इससे बचना नामुमकिन होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि साइज़ कितना है आइस का। अगर साइज़ इतना है तो भाई आप जिसको भी मारें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर साइज़ इतना है जो कि शिप से भी 10 गुना बड़ा है, तो भाई उसका तो एक किनारा लगने की देर है, शिप कहाँ और आप कहाँ। इसलिए कहा जाता है कि जब भी शिप्स लॉन्च की जाती हैं तो एक ख़ास क्रू रखना चाहिए जो कि सिर्फ आइस बर्फ के ऊपर ही नज़र रखे। मज़े की बात यह है कि आज तक इस शिप को क्यों नहीं निकाला जा सका, क्योंकि इस शिप का वेट 50,000 टन से भी ज़्यादा है। इसको उठाना बेवकूफ़ी है, एक इस वजह से, और दूसरी इस वजह से कि अगर इसको उठाया भी लिया जाए तो इसके लिए बहुत ही बड़ी रस्सी चाहिए, 11 किलोमीटर लंबी रस्सी चाहिए इसको उठाने के लिए। वो भी अगर मिल जाए तो ये इतनी ज़्यादा सालों से, मतलब क्या 100 से ज़्यादा साल इसको हो चुके हैं, 140 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, तो अगर इसको निकाल भी लिया जाए तो इतना ज़्यादा सॉल्ट के साथ इसका जो इसका आयरन है वो मिल गया है कि इसके आयरन इतना रस्ट इसके ऊपर चढ़ गई है कि अगर हम इसको उठा भी लें तो ये करोड़ों छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट होकर दोबारा ओशन के ऊपर गिर जाएगा, जो कि उठाना नामुमकिन हो जाता है। तो भाई इसको पड़ा रहने दो। आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, टेंशन नहीं लेनी, इसको पड़ा रहने दो। बाय।